फ्रेंड्स, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, हम आज हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का या जो संदर्भ में क्वेश्चंस आएंगे उनका वेटेज कितना हो सकता है, किस किस सेक्शन से अब क्वेश्चंस बनना है, कहाँ कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चंस बनेंगे और आपके सिलेबस में एमपी का पार्ट कहाँ दिया हुआ है और कहाँ नहीं दिया हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम 2014 से 2020 तक मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे गए सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, जो कि हमारी क्लास में जिसमें से हम क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। हमको मालूम है कि 2020 से 5 मार्कर को 3 मार्कर कर दिया गया है, 6 मार्कर को 5 मार्कर कर दिया गया है और जो 15 मार्कर क्वेश्चंस होते थे उनको 11 मार्कर में तब्दील कर दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले 3 मार्कर्स क्वेश्चंस। 3 मार्कर क्वेश्चंस में अहिल्याबाई होलकर और मांडू, अहिल्याबाई होलकर और मांडू के संबंध में पूछा गया है 2016 में। फिर शंकर शाह, भीमा नायक, सिवनी सत्याग्रह, भूमरा शिव मंदिर और बाघ गुफाएं पूछी गई हैं 2019 में। उसके बाद ग्यारसपुर, कुंवर रघुनाथ सिंह, मल्हार राव होलकर, बुंदेला विद्रोह, अवंती बाई पूछा गया है 2020 में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्कर्स में पूछे गए हैं। 6 मार्कर्स क्वेश्चंस में आ जाएं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 2014 में पूछा गया है अवंती बाई, हमने यहाँ देखा 3 मार्कर्स में भी पूछा गया था। फिर नेक्स्ट, मांडू के भवनों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो ये आ गया है, या मांडू का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर खजुराहो मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये पूछा गया है 2015 में। जब मैंने आपको गोंड रियासत अभी लास्ट क्लास में करवाई थी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि रानी दुर्गावती और मुगल सेना के मध्य हुए संघर्ष का विवरण दीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। तो वो देखिए, वो यहाँ पर रानी दुर्गावती और मुगल सेना के मध्य हुए संघर्ष का विवरण दीजिए 2016। ये फिर बुंदेला विद्रोह का वर्णन कीजिए 2016। जबलपुर झंडा सत्याग्रह का वर्णन कीजिए 2016। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2016 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो 2016 में हम देख रहे हैं जो आपका 5 मार्कर अब हम कह सकते हैं में काफी 5 क्वेश्चंस वहां से बन गए हैं। 2017 में आए तो मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मालवा चित्रकला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये 2017 में बना हुआ है। 2019 एक ऐसा पेपर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आए हैं। अभी आपने 3 मार्कर में देखा तो शंकर शाह, भीमा नायक, सिवनी सत्याग्रह, भूमरा शिव मंदिर, बाघ गुफाएं 2019 में पूछी गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 मार्कर्स में, अब मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूं, पहले 6 मार्कर्स होते थे, अब 5 मार्कर अब उनको कहेंगे। तो 5 मार्कर्स में कुंवर सिंह, ओके, कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ओके, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरीके से, वही पुनर्गठन से आपको जो है यहाँ पर आंसर बनाना है। इसके बाद मालवा उत्सव का वर्णन कीजिए, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी गुफाओं का वर्णन कीजिए और अमरकंटक का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे 30 और 30, और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 15 45 नंबर का जो आपका है पेपर 150 में से 2019 में 45 नंबर, लगभग 1/3 पेपर जो है आपका मध्य प्रदेश का वेटेज उसमें था 2019 में। 2020 में आते हैं तो 2020 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। अब ये तो आपका मध्य प्रदेश की रियासत, ये तो कंफर्म हो गया कि वहां से 30 नंबर का आना ही आना है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी पोर्शन है जहां से मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसको हम अभी समझते हैं कि उसका पूरा का पूरा क्या है। लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो है आपका उसके संबंध में 2020 में आया है। फिर झंडा सत्याग्रह आया, झंडा सत्याग्रह का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश में स्थानीय त्योहारों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको जनजातीय त्योहार, स्थानीय त्योहार और जो आपके विभिन्न भौगोलिक जो हमारे प्रदेश है वहां पर प्रचलित त्योहारों का वर्णन करना था। भोपाल रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बघेल रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2020 में आपका जो है 5 मार्कर में क्वेश्चंस आए हैं। अब आते हैं हम 11 मार्कर, जो पहले 15 मार्कर हुआ करते थे।
तो भोज परमार की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हम जानते हैं कि राजा भोज मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से और पूरे भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में 2 बार पहले 15 मार्कर में क्वेश्चन आया, एक बार 2015 में, एक बार 2018 में। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन कीजिए 2016। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए 2017। झंडा सत्याग्रह का वर्णन कीजिए 2018। तो हम झंडा सत्याग्रह देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब ये 15 मार्कर में बना हुआ था। विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए 2019 में बना है। तो यहां से 15 मार्कर भी आप जोड़ लीजिए, 45 पहले हो गए थे, 15 और जोड़ लिया, 60 मार्क्स का 2019 में आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो है 150 नंबर के सेक्शन में 60 मार्क्स का जो है मध्य प्रदेश से आया हुआ है। अब आते हैं 2020 में। तो 2020 में आपके 4 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन वो 2 हम मान सकते हैं अथवा में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कीजिए, अथवा ऐतिहासिक एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, बुंदेलखंड रियासत का वर्णन कीजिए, अथवा होलकर वंश के बारे में एक लेख लिखिए। ये तो 2020 में बने हुए हैं। तो 2020 में इस तरीके से 2 क्वेश्चन 11, 11, 22 और 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 25, 25 और 22 47, 47 और 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 15, 47 और 15 हो गया 62 नंबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 150 में से 62 मार्क्स का जो है मध्य प्रदेश से जो आपका बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एमपी का जो इतिहास है वहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 5 जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है 150 मार्क्स का, उसमें यूनिट 5 तो सीधे दी ही गई है, मध्य प्रदेश की रियासतें, और यहाँ पर आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 3 मार्कर्स आने हैं। ओके, तो ये हो गए आपके 9 मार्क्स। उसके बाद 2 क्वेश्चन आने हैं 5 मार्कर्स के, तो 5 × 2 ये हो गए 10 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आना है आपका 11 मार्कर का, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 11 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर इससे कम तो नहीं होगा, जैसे हमने 2020 के पेपर में देखा। अब आप देखिएगा यूनिट फर्स्ट भी एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 10वीं शताब्दी तक का इतिहास दिया गया है। तो 10वीं शताब्दी तक का इतिहास यूनिट फर्स्ट और सेकंड में दोनों ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। 10वीं शताब्दी तक का इतिहास यूनिट फर्स्ट और सेकंड में 10वीं से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वो बन सकते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास के पोर्शन में मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बन सकते हैं। उदाहरण के लिए भोज परमार वंश के संबंध में क्वेश्चन बन सकते हैं, चंदेल वंश के संबंध में, कलचुरी वंश के संबंध में क्वेश्चन से यहाँ पर आपके जो हैं वो बन सकते हैं। किस सेक्शन से? यहाँ पर यूनिट 1 और 2 से। इसके बाद यूनिट 4 में आते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पष्ट दिया हुआ मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत दी हुई है, विशेषता मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्पष्ट दिया हुआ है, तो कला, संस्कृति, साहित्य, इस सबसे क्वेश्चंस जो आपके हैं मध्य प्रदेश के यहाँ पर बन सकते हैं। और फिर मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, ये एक अलग से टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 60 to 70 मार्क्स जो है आपके वो एमपी हिस्ट्री से आपके जो है वो कवर होने के पूरे जो आपके चांसेज हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे चीज़ें फोकस कर देना बेटा एक बार, यहाँ से आपके पूरे एमपी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। कलचुरी वंश, चंदेल वंश, भोज परमार वंश से संबंधित क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश में राजपूत वंशों का जो है प्रभाव वो यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, स्पष्ट टॉपिक दिया हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, लेकिन स्पष्ट लिखा मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, ये यूनिट 4 में। और रियासत जो है आपका नया टॉपिक जोड़ ही दिया गया। तो 60 से 70 नंबर जो है वो मध्य प्रदेश के जो है आपके कंफर्म रहते हैं इंडियन हिस्ट्री के जो आपके सेक्शन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है, गोंड रियासत हमारा चल रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसी को हम ले रहे हैं कि रानी दुर्गावती और मुगल सेना के मध्य हुए संघर्ष का विवरण दीजिए। अब ये क्वेश्चन तो वैसे जो है आपका 11 मार्कर का है, लेकिन आया हुआ है 6 मार्कर में। तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि 11 मार्कर के क्वेश्चन को हम 6 मार्कर में कैसे जमाएं।
तो हमने यहाँ पर मैंने पूरा आंसर जो है 6 मार्कर के फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पर हमारा हो गया 5 मार्कर है अब, तो 5 मार्कर के फॉर्मेट में लिख करके रखा हुआ है, देखते हैं। तो रानी दुर्गावती के विरुद्ध जो मुगल सेना का अभियान है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1564 में। 1562 में दमोह राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया गया, बघेल रियासत पर। वहाँ से जब आसफ खान ने जो आगे की रणनीति अपनी सोची, किसको? गोंड वंश पर आक्रमण करने की। 1564 में आसफ खान ने आक्रमण किया, जो उसका प्रथम आक्रमण था वो था दमोह पर। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन में लिख दिया, रानी दुर्गावती जो है वीर नारायण देव की संरक्षिका के रूप में गोंड शासिका थी। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, गोंड शासिका थी, ये एक लाइन हो गया। रानी दुर्गावती वीर नारायण देव की संरक्षिका के रूप में गोंड शासिका थी। अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत संपूर्ण उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु प्रयासरत था। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अकबर साम्राज्यवादी नीति के तहत संपूर्ण उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु प्रयासरत था। यहाँ से हमारा युद्ध का वर्णन स्टार्ट हो गया। 2 पॉइंट हमने लिख दिए। आसफ खां को 1564 में रानी दुर्गावती के विरुद्ध भेजा गया। अब प्रथम आक्रमण, जहां हम अभी पहुंचे थे, आसफ खान ने प्रथम आक्रमण दमोह पर 1564 में किया। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रानी दुर्गावती पर जब आक्रमण हुआ, रानी दुर्गावती जानती थी कि मुगल सेना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो रानी दुर्गावती जो थी वो दमोह छोड़ करके कहाँ चली गई थी? नर्रई। तो रानी दुर्गावती जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण दुर्गावती नर्रई चली गई। अब नर्रई में युद्ध हुए, नर्रई युद्ध का पूरा विवरण हमने अलग से हेडिंग दे दी, नर्रई का युद्ध। तो नर्रई में जो प्रथम आक्रमण, जैसे ही मुगल सेना को पता चला कि रानी दुर्गावती जो है वो नर्रई में है, तो उन्होंने तत्काल आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण था वो किसका था? नाजिर मोहम्मद का। नाजिर मोहम्मद ने आक्रमण किया, तो रानी दुर्गावती के जो तोपची थे शम्स खां मियाना और मुबारक खां बिलूच, वो जो है इस युद्ध में मारे गए। तो प्रथम आक्रमण नाजिर मोहम्मद ने किया, महारानी के तोपची शम्स खान मियाना व मुबारक बिलूच मारे गए। दूसरा आक्रमण स्वयं आसफ खान ने किया था। दूसरा आक्रमण आसफ खान जब युद्ध के लिए आया तो रानी दुर्गावती स्वयं युद्ध के लिए गई, और वो सरमन हाथी और अपने जो उनका महाबत था आधार सिंह बघीला, उसके साथ युद्ध के मैदान पर जो है उतर गई। महारानी की ओर से लड़ते हुए कल्याण बघीला, चकरमान खरचली, जकान उकीत और महारख ब्राह्मण वीरगति को प्राप्त हो गए, और जो युद्ध में जो है महारानी के खिलाफ जो परिस्थितियां हैं वो कमजोर होने लगी। तो पराजय को निकट देखकर रानी दुर्गावती ने स्वयं को कटार मारकर जो है वीरगति प्राप्त कर ली। फिर जो वीर नारायण देव है उनको महारानी ने कहा चौरागढ़ के किले में भेज दिया था। आसफ खान ने इसके बाद चौरागढ़ पर आक्रमण किया, उसका भी आप एक विवरण दे सकते हैं कि आसफ खान ने चौरागढ़ आक्रमण किया। चौरागढ़ पर वीर नारायण देव वीरगति को प्राप्त हुए और गोंड वंश पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। तो इस प्रकार हमने 7 से 8 लाइनों में पूरा जो मुगल सेना और महारानी दुर्गावती के मध्य युद्ध हुआ उसको पूर्ण रूप से व्याख्यापित जो है व्याख्या उसकी कर दी है। अगर यही आता है आपको किसमें? 11 मार्कर में, तो फिर आप पूरा विवरण जो है उसको विस्तार से भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो नहीं ले रहा हूँ, उसकी क्लास कल ले आऊँगा क्योंकि आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। सो इंटरव्यू की जो कल मेंस और इंटरव्यू की क्लास भी दे दूंगा और प्रीलिम्स की क्लास भी आपकी चलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।